हसीना वाजिद एक डिक्टेटर और बांग्लादेश अवामी लीग की चेयरमैन थी और बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, और लास्ट 15 ईयर्स से बांग्लादेश पे रूल कर रही थी, जो कि अपनी जंग हार गई अगेंस्ट स्टूडेंट्स, जो कि एक प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का अगेंस्ट कोटा सिस्टम, जो कि बाद में बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया था, वापस ले लिया था। बट जो कि ऑस्टर्स थे, जो कि सिचुएशन थी, वो एट द एंड शेख हसीना वाजिद के कंट्रोल में नहीं थी, और एज अ रिज़ल्ट शेख हसीना वाजिद को इस पोजीशन से एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश अपनी पोजीशन से सैक करना पड़ा, और नाउ शी इज़ इन लंदन टू टेक अ पॉलिटिकल रेफ्यूज। सो अगर हम इसमें बात करें कि वाई इज़ दिस हैपन विद शेख हसीना वाजिद, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे कहते हैं ना कि जो होते हैं डिक्टेटर्स होते हैं, वो रूल करते हैं फॉर मैनी ऑफ ईयर, बट एट द एंड उनको जो गरिबान होता है, वो लोगों के जो कॉमन लोग होते हैं सोसाइटी के, उनके हाथ में होता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली सेम सिचुएशन यही हुई कि शेख हसीना वाजिद जो कि इस जो बैटल थी, बैटल ऑफ नर्व्स, वहाँ पे अपनी जो उसको हारना पड़ा, उसको पोजीशन से सैक करना पड़ा, और एंड एट द एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट हिम, वो कामयाब हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश में दो पार्टीज़ हैं, जिसमें अगर हम बात करें, एक फाउंडिंग फादर में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, जिसको अवामी लीग कहते हैं, और दूसरी जो कि खालदा ज़िया उसको चेयर करती हैं, उसको उसकी जो प्रेसिडेंट हैं, जिसको बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। सो उसमें अगर हम बात करें, जो कि लास्ट टाइम 2009 में जब शेख हसीना वाजिद अपनी गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आती हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सी सिचुएशन होती है। वहाँ पे जिस तरह वो डिसीजंस लेती हैं, वो बहुत एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस होते हैं, और बेसिकली वो एक डिक्टेटर थी, और डिक्टेटर आपको हमेशा पता है कि जिस तरह के वो डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह वो अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए अपना जो टाइम ऑफ पीरियड होता है उसको मेंटेन रखने के लिए किस तरह के डिसीजन लेते हैं। सो इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने भी ये कोटा सिस्टम इसलिए अप्रूव किया, इसलिए इसको लागू करने की कोशिश की। देखिए अब जिस तरह जो कि इंडिपेंडेंस फाइटर थे इन 1971, उनके बच्चों को इनको बच्चों को नवाजने के लिए था, बट इसका बैकग्राउंड ये है कि वो एक्चुअली अपने जो मनपसंद लोगों को थे, जो फेवरेटिज्म का जो कल्चर पैदा करना चाहती थी शेख हसीना वाजिद, ताकि इस सिस्टम के थ्रू वो अपने ब्यूरोक्रेट और फिर अपनी जो कोर्ट्स हैं, वहाँ पे मिलिट्री है, वहाँ तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती थी। तो इसीलिए इन्होंने 30% जो सीट्स थी वो एलोकेट करने की कोशिश की। बट एक्चुअली अगर हम बात करें, उनकी जो परसेंटेज है वो 0.31%। इट मीन कि 0.31% लोगों के लिए 30%। इमेजिन कर सकते हैं किस तरह का बैकग्राउंड था कि आप वो अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए किस तरह के डिसीजन लेना चाहती थी। बट एट द एंड स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। फिर जिस तरह ट्रीट किया, आई थिंक अगर डेमोक्रेटिकली इसको डील करने की कोशिश करती शेख हसीना वाजिद, तो इसकी शायद वो अपना जो टाइम पीरियड था, जो कि अपने जो एज आ प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहती थी, वो शायद प्रोलॉन्ग कर सकता था। बट जिस तरह उसने थ्रू मिलिट्री, थ्रू ट्रूप्स, जिस तरह फिर अपने जो अवामी लीग के जो गुंडे थे, उनके थ्रू इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो एज आ रिज़ल्ट जो कि फिर इस तरह स्टूडेंट्स को मज़ीद इश्तियाल दिलवाया गया, और जिस तरह फायरिंग की, हेलीकॉप्टर से शूटिंग की, फिर जिस तरह अवामी लीग के गुंडों से जिस तरह वो ट्रीट करने की कोशिश की, तो दैट वाज द रीज़न कि जिस वजह से बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने इस सिचुएशन में अपने आप को कामयाब किया। और ये सिचुएशन बहुत पहले से चल रही थी, बट लास्ट संडे जो कि ब्लडी संडे था, जिसमें एक दिन में 100+ लोगों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। फिर जिस तरह सीन थे जो कि ऑस्टर्स थे, वो बहुत एक अजीब थे। हालांकि जिस तरह स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने काम करना शुरू किया, उन्होंने अपने जो 9 डिमांड्स थी वो अपनी पेश की इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट शेख हसीना वाजिद। बट एट द एंड आफ्टर दिस जिस तरह ट्रीट किया, जिस तरह मिलिट्री ट्रूप से कोशिश करने की, तो वहाँ पे फिर वन पॉइंट एजेंडा बन गया कि शेख हसीना वाजिद को अपनी पोजीशन से सैक करना पड़ेगा। सो एज अ रिज़ल्ट जिस तरह फिर उन्होंने अपनी जो ब्लड शेड जिस तरह किया ट्रूप्स ने, मिलिट्री ने, सो दैट वाज द रीज़न कि जिस वजह से बांग्लादेश को अब इस सिचुएशन में गुजरना पड़ा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था वो उनकी आर्मी का था, जिसमें अगर हम बात करें जो कि सम
journal was in favor of Sheikh Hasina Wajid, but देर वाज सम जूनियर्स जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, वो उनकी फेवरेट में थे. सो देर वाज अ डिवीजन ऑफ पावर इन दिस केस कि जिसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की फेवर में थी, शेख हसीना वाजद, फिर सम थिंग वर इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स. और लास्ट संडे बहुत एक डिफरेंट संडे था फ्रॉम द प्रीवियस डेज कि जिसमें अगर हम बात करें कर्फ्यू, इंटरनेट बंद है, फिर जिस तरह फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम तरह एप्लीकेशंस वो ब्लॉक कर दी थी, फोर्सेस तैनात थी तमाम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पे. फिर जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वो तमाम तर चीज़ें थी जो कि इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बैकफायर कर रही थी. बट अगर हम इस बात करें इस वक्त, तो शेख हसीना वाजद वो जो कि एक हिस्ट्री बन गई है, अब उसका कोई स्टेक नहीं है, उसकी पार्टी शायद उस तरह बाउंस बैक ना कर सके जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है. जिसमें अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जिसमें अगर हम बात करें अकलीतों को सबसे ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जा रहा है, तो दैट इज़ द क्वेश्चन कि हाउ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट विल हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ इंटरिम गवर्नमेंट विल लीड दिस सिचुएशन. आई थिंक रिलीज स्टूडेंट्स जो कि एक्सपेक्टेडली जो कि गायब कर दिए गए, फिर इनको स्टॉप फायरिंग हाउसेस, फिर जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की जो सिचुएशन है इस एरिया में, इस रीजन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इस तरह किस तरह सिचुएशन डेवलप होती है. लेट्स सी.